88 में 16 मई 1988 को एक 8वीं तक का स्कूल किराए की भवन में खोला। बहुत मैं वफादार था, ईमानदार था, मेहनती था। लेकिन जब लोग आते क्या छोड़ छंडा सा है, क्योंकि 23 साल की उम्र थी मात्र। तो 23 साल में जब मैं, हालांकि मैं आज उतना जिम्मेदार नहीं जितना उस वक्त था। आदर्श पांडे दिस साइड। सर, जैसा आपने अभी कहा, हॉबीज़ से लेकर गेम्स के लेकर डांस को लेकर अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर, सर ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है स्टूडेंट के लिए कि वो हर फील्ड में अच्छा करे। जैसा राइटर्स लिखते भी हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छा है तो वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा है। अगर आप कह रहे हैं तो एक तरह से आपका एक्सक्यूज़ है कि आपका एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। पढ़ा तो बस लगभग 5 सेकेंड टॉपर रहा मेरे स्टूडेंट लाइफ में। 11वीं तक परसेंटेज अच्छी थी, मेरिट से ले रहे थे, तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन हो गया और गांव के पास ही सेकेंडरी स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। लेकिन मैं यूँ विचार करता रहा ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, जेई बनूँ या टीचर बनूँ। मैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब एग्ज़ाम्स टाइम में हम तैयारी करते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तो हम उसे ओवरकम कैसे करें? मेरा तो ये मानना है कि मेहनत ही एक साधन है, मेहनत के अलावा कोई नहीं है। जो बच्चे मेहनत करते, दिमाग सबकी होता है, मेहनत करता है वो सफलता प्राप्त करता है। मैं 9वीं 10वीं पढ़ाता था, लेकिन जब चट्ठी के आगे से निकलता तो चट्ठी वाले बच्चे कहते सर एक पीरियड ले लो, मैं फ्री होता ले लेता। पारस फ्रॉम 9th RPSC। सर, आपने इतनी लंबी जर्नी तय की है तो आपको इसमें सबसे बड़ा सबक क्या मिला, आपसे हम जानना चाहते हैं। नमस्कार, 90.0 FM झुंझुनू से मैं हूं आरजे कविश आपके साथ और कार्यक्रम का नाम है विद्यांतरिक्ष। विद्यांतरिक्ष की इस खास सीरीज में आज हम दूसरा एपिसोड कर रहे हैं और इस एपिसोड के मायने जो हैं वो शिक्षा को लेकर बहुत सारे हैं। शिक्षा जगत में जो नाम हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं उनके साथ में हम रूबरू हो रहे हैं और इसी सिलसिले में हम जो हैं वो आज पहुंचे हैं हमारे झुंझुनू के न्यू राजस्थान एजुकेशन ग्रुप में और हमारे साथ में जो हैं वो फाउंडर सर हैं, इंजीनियर प्यारे लाल जी डूकिया सर है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। सर, जैसे कि कार्यक्रम का नाम विद्यांतरिक्ष है तो इसमें हम शिक्षा से संबंधित कुछ सवाल पूछ रहे हैं। जैसे हम शिक्षा के संबंधित सवालों पर बढ़ेंगे उससे पहले सर आपकी जर्नी के बारे में सर हमारे थोड़े लिसनर्स को, व्यूवर्स को बताइए कि आपकी शुरुआत जो है वो एजुकेशन को लेकर कैसे रही, साथ ही आपकी जो जर्नी रही है वो किस तरीके से बीती। धन्यवाद कविश जी। पहले तो मैं FM 90 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी संस्था में पधारे, मेरे को बोलने का मौका दिया। मेरी जर्नी के बारे में मैं चर्चा करूं तो बहुत लंबा इतिहास लग जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में चाहूँगा कि आपको जानकारी मिले। मेरे पिताजी गांव में सबसे कम कद के थे। हम 5 भाई थे, एक बहन थी। दूसरे मेरे चाचा ताऊ थे, वो खूब लंबे लंबे थे, सबके लंबे लंबे बच्चे थे। तो हमारी ताई काकी कहती थी क्या नौरंगाल छोरा क्या होगो है, तो अच्छा छरे जाएगा हमारा से फौज में चला जाएगा, फौज में कमा लेंगा। मुझे याद है जब बच्चा था तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं मेरा मास्टर बना लूँ। मास्टर के लिए लंबाई की ज़रूरत को नहीं पड़े, फौज में पुलिस में ज़रूरत पड़े फौज लंबाई की। तो मेरे दिमाग में एक आया कि मास्टर बनने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। जब मैं पढ़ा तो बस लगभग 5 सेकेंड टॉपर रहा मेरे स्टूडेंट लाइफ में 11वीं तक। उसमें 11वीं हुआ करती थी। फिर मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जब आते ही मैं टेम्परेरी जेई लगा अकाल रात में। उसी समय लैब असिस्टेंट की कोई वैकेंसी निकली तो मेरे परसेंटेज अच्छी थी, मेरिट से ले रहे थे, तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन हो गया और गांव के पास ही सेकेंडरी स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। लेकिन मैं यूँ विचार करता रहा ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, जेई बनूँ या टीचर बनूँ। लेकिन फिर वो मेरे पिता की बात याद आई कि मैं मेरे टाबरा ने मास्टर बना लूँगा। तो उस बात को याद करके मैंने लास्ट डेट 15 अप्रैल 1987 को भारू स्कूल में ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही मेरे को वहाँ हेडमास्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने 9वीं कक्षा में भेज दिया। अप्रैल का महीना था, बच्चों का कोर्स पूरा हो गया था। बच्चों का स्वभाव होता है जो नया टीचर आता है उसकी परखी मारते हैं। तो मेरे को कहा सर एक सवाल बताओ। अंक गणित का सवाल था, वो सवाल मुझे नहीं आया।
पढ़ के समझ के मैंने बच्चों को कहा कि मैं सवाल कल बताऊंगा। दूसरे दिन उनकी क्लास में गया, वो सवाल बताया। लेकिन उसी दिन मैंने एक सबक ले लिया कि टीचर बनना है तो पूरी तैयारी के साथ कक्षा में जाऊंगा। 1 साल भर मैं वहाँ रहा। 9वीं 10वीं का पीरियड मुझे मिला। मैं हर संडे को बच्चों का 10वीं का बच्चों का टेस्ट लेता, 6 दिन पढ़ाता उनको, 7वें दिन टेस्ट लेता। उसमें ये फ़ोटो स्टेट नहीं होते थे, साइक्लो स्टाइल निकलवाता मैं मेरे खर्चे से, और भारू जा कर के सब बच्चे आते 10वीं के टेस्ट लेता। मेरा रिजल्ट 100% रहा। 43 बच्चे थे, 37 फर्स्ट क्लास। एक लड़की पुष्पा जांगड़ थी जो आज मुझे याद है, 100 में से 100 अंक लाई। मेरा ग्राफ इतना बढ़ा उस क्षेत्र में कि साहब बहुत बढ़िया टीचर है। मैं 9वीं 10वीं पढ़ाता था, लेकिन जब छठी के आगे से निकलता तो छठी वाले बच्चे कहते सर एक पीरियड ले लो, मैं फ्री होता ले लेता। तो मेरा माहौल बहुत अच्छा बन गया, मैं बहुत खुश हुआ। मैं झुंझुनू से अप डाउन करता तो गाड़ी जी बास जाता, गाँव से आता तो दूसरा रास्ता था। 1 साल के भीतर मैंने इतनी कमाई की कि जिस रास्ते से मैं जाता वहाँ बच्चे तैयार मिलते, और मेरा इतना मान सम्मान किया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अपने क्यों ना स्कूल खोल ले। और वो पिता की बात कि मेरे टावरान में मास्टर बना लूँगा। मेरा बड़ा भाई पीटीए लग गया था, लेकिन छोटे वाले पढ़ रहे थे। ऐसी संभावना नहीं लग रही थी कि वो गवर्नमेंट में मान लो आए या नहीं आए। हम 2 तो गवर्नमेंट लग गए थे। तब मैंने 1988 में 16 मई 1988 को एक 8 तक का स्कूल किराए की भवन में खोला। खूब मेहनत की, जम करके मेहनत की, लोगों से मिले, बताया। बहुत मैं वफादार था, ईमानदार था, मेहनती था। लेकिन जब लोग आते यार छोड़ ठंडा सा है, क्योंकि 23 साल की उम्र थी मात्र। अच्छा। तो 23 साल में जब मैं, हालांकि मैं आज उतना जिम्मेदार नहीं हूँ जितना उस वक्त था। बहुत जिम्मेदार था मैं, बहुत मैंने जिम्मेदारी निभाई। लेकिन 1 साल हमने मेहनत की तो दूसरे साल संख्या डबल हो गई। 1988 में शुरू किया, 89 में मैंने सेकेंडरी कर ली। 1994 में हमारे प्रतिभा अग्रवाल की छात्रा ने राजस्थान बोर्ड में 5 मेरिट आई। उसमें 94 में कोई मेरिट को जानता नहीं था। सबसे पहले झुंझुनू में मेरिट हमने लाए। जब उस बच्ची के मेरिट आए तो हमारे और हौसले बढ़ गए और संख्या जस्ट डबल हो गई। तुरंत फिर हमने 11वीं 12वीं करते करते 2000 तक का पूरा कोर्स कर लिया। तब लोगों की डिमांड आई कि कॉलेज के लिए लड़कियां परेशान होती हैं, क्यों ना आप कॉलेज खोल लो। तो हमने फिर फाइल लगाई 2002 में और 2003 में कॉलेज खोला। हमारी टॉपर बच्चियाँ थी, वो प्राय स्वाभाविक महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती थी। मैंने लोगों को विश्वास दिलाया कि यही महारानी कॉलेज ले आएंगे, मान लो आप इसी को महारानी कॉलेज बना देंगे, आप विश्वास करो। पेरेंट्स ने विश्वास किया। पहले बैच में 100 लड़कियाँ हमारे यहाँ कॉलेज में हुई। बहुत शानदार मेहनत की तो अच्छे रिजल्ट्स दिए बच्चों ने। वो बैच भी हमारा बहुत ही मतलब अच्छी टीम भावना के साथ था, तो सारे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया। पहली बार में 84% जब अंक आए, पहले कभी इतने अंक नहीं आते थे फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर में कोई मेरिट भी नहीं बनती है। लेकिन तत्कालीन जिला कलेक्टर कुंजला मीणा जी थे, वो भी बहुत अच्छे थे। वो बच्चों के स्कूलों में जाते थे, बच्चों से प्रेम करते थे, बच्चों को मोटिवेट देते थे कि इंग्लिश मीडियम पढ़ना ज़रूर नहीं है, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, आप कलेक्टर बन सकते हो। वो बच्चों को बड़ा मोटिवेट करते थे। और मोटिवेशन के लिए ही उस बच्ची जिन्होंने 84% अंक प्राप्त किए, निशा तेतरवाल थी, जब उसको 15 अगस्त पर स्टेडियम में सम्मानित किया तो अन्य बच्चों को एक प्रेरणा मिली और एक कारवां सा बनता गया। यूजी पीजी कॉलेज बहुत शानदार सफ़र रहा। मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, 2005 में फिर पेरेंट्स की डिमांड आई कि आप सीबीएसई खोलो। सीबीएसई की यहाँ व्यवस्था नहीं है हेडक्वार्टर पर, तो हम सीबीएसई के लिए प्रयास किया। 2007 में सीबीएसई की मान्यता मिली। सीबीएसई का स्कूल भी बहुत शानदार चल रहा है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा वातावरण है। तो इस तरह से आज बीएड कॉलेज भी है, यूपीजी कॉलेज भी है, लड़कियों का कॉलेज अलग है, दुराना में भी कॉलेज अलग है। यहाँ आज देखो तो आप नर्सिंग कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, ढूकियापुर। हम सब भाइयों ने मिलकर के आज एक वटवृक्ष रूप दान कर लिया है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि
ये कोई पूर्वजों के देन है, इस क्षेत्रवासियों का बड़ा सहयोग रहा, मीडिया का भी मेरे साथ बड़ा सहयोग रहा। इन सब के सहयोग से आज हमारा संस्थान फल फूल रहा है। एक और बताऊँ आपको, मेरी कोई छुट्टी नहीं होती थी बच्चों। सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक मैं दफ्तर बैठता था, कभी छुट्टी नहीं ली। और काम करने वाले कोई छुट्टी नहीं होती है, जो हमेशा काम करते हैं। और सफलता का सिर्फ और सिर्फ मेरा तो ये मानना है कि मेहनत ही एक साधन है, मेहनत के अलावा और कोई नहीं है। जो बच्चे मेहनत करते, दिमाग सबके होता है, मेहनत करता है वो सफलता प्राप्त करता है और ईश्वर उसकी मदद करता है। तो आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरस्वती माँ की कृपा है, आज हमारा संस्थान अच्छे स्तर पर है। लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ, मैं मेरा राजनीतिक जीवन का भी आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि 2012 के अंदर पता नहीं, मैं कभी मेरे स्कूल में कोई राजनेता को नहीं बुलाया। मेरे यहाँ IAS IPS RAS अफसर आते थे हर प्रोग्राम में, लेकिन पता नहीं क्यों जुनून ऐसा जागा कि राजनीति की ओर ले गए। आज राजनीति के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा बेटा पीयूष इसको संस्थान को संभाल रहा है। मैं पूर्ण रूप से अब स्वतंत्र हूँ मेरे राजनीतिक क्षेत्र के लिए। और पीयूष में भी इतनी है दक्षता, सक्षम है कि उस संस्थान को भले ढंग से संभाल रहा है। किसी भी पेरेंट्स ने मुझे तो आज तक उलाना नहीं दिया कि आपका बेटा कमज़ोर है या अच्छे ढंग से टैकल नहीं कर रहा है, या कहीं कोई शिकायत मेरे को तो अभी तक नहीं की। वहीं पर सर, आपने आपकी जर्नी के बारे में बहुत सी बातें बताई और बहुत सी इंस्पिरेशन भी इन कहानियों से निकलती है। सर, जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, एक लाइफ में एक जर्नी तय कर रहे होते हैं, तब हमें पता नहीं होता कहाँ हमें सक्सेस मिलेगी और कहाँ हम फेल हो जाएंगे, ये हमें नहीं पता होता। तो मेरा सवाल जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि आपने भी आपके जीवन में बहुत सी असफलताएं देखी होंगी। सफलताएं हर कोई इंसान देखता है, असफलता भी देखता है। तो उस वक्त आपका क्या मूड होता था किसी असफलता से जब आप गुजरते थे? तो कैसे अपने आप को तैयार करते थे, क्या सोचते थे? बिल्कुल सही कहा। जीवन में हर दिन परीक्षा होती रहती है। जब भी मेरे मैं असफल होता, मेरा काम मेरे पक्ष में नहीं होता, तो मैं ये मानता कि ये अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन अच्छे के लिए हुआ होगा। मैं हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता। हमेशा ये सोचता रहता कि जब हम मेहनत करेंगे तो अच्छा हो जाएगा और सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो सफलता मिलती है। वहीं पर सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। बहुत से उतार चढ़ाव शिक्षा में जो है वो आए हैं, चेंजेस, बदलाव भी आए हैं। आधुनिक शिक्षा को लेकर आप क्या मानते हैं कि बीइंग ए ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमें किस तरफ अब आगे और शिक्षा को लेकर जाना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगती हैं कि समाज में बच्चों को हमें पेरेंट्स के तौर पर और देनी चाहिए? देखो, जब हमने स्कूल खोला उस वक्त पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं थे, वो चिंता नहीं करते थे अपने बच्चों के बारे में। वो तो सिर्फ ये जानते कि एडमिशन करवा दिया और फीस दे दी, इससे ज़्यादा जागरूक नहीं थे। आज पेरेंट्स जागरूक हैं। पेरेंट्स ये अच्छी तरह से सोचते हैं कि मेरा बच्चा कौन सी संस्था में जाए, उस स्कूल का वातावरण कैसा है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, सुविधाएँ क्या हैं, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। और ज़माने के अनुसार आज क्योंकि मीडिया का इतना सा हो गया, टीवी है और अन्य रेडियो है आपका, और ये जो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो जो अच्छा करेगा वहीं बच्चे जाएंगे। जब तक अच्छा नहीं मिलेगा बच्चों को या पेरेंट्स को, और तुरंत आजकल रिजल्ट मिल जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि एजुकेशन के साथ साथ में को एजुकेशन एक्टिविटीज़ किस तरह से हो रही हैं। हमने पूरा प्रयास किया है। ये यहाँ के लोग जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में भी हमने कॉलेज ने नाम कमाया है, और अन्य कहीं भी जिला प्रशासन का स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा हो, मेले में हो रहा हो, तो हमारे बच्चों ने अलग पहचान बनाई है। हर क्षेत्र में मैंने शुरू से ही ध्यान दिया है। और जब हम बच्चों को तैयार करते हैं तो स्कूल में बच्चे हर कैटेगरी के होते हैं। खेल के क्षेत्र में भी खूब अच्छा प्रदर्शन करने वाले होते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आधुनिक शिक्षा का तो यही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश एक शिक्षा की है, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जब पूरे देशवासी एक देश के हैं तो एक ही पढ़ाई पढ़े। आज चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे RBSE बोर्ड हो, सब में सिलेबस एक समान है। और निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति जो है ये 2030 तक पूरे देश में लागू हो जाएगी।
तो बहुत अच्छा फ्यूचर देखता हूँ मैं। साथ ही सर हमारे बच्चों के भी कुछ आपसे सवाल हैं। जी। तो हम बच्चों के सवालों की ओर बढ़ेंगे और चाहेंगे कि बच्चों के सवालों के जवाब जो हैं वो आपसे मिल पाए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम भाविका है, मैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब एग्ज़ाम्स टाइम में हम तैयारी करते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तो हम उसे ओवरकम कैसे करें कि हमारा ध्यान उस पर्टिकुलर पे रहे कि हाँ हमारी एग्ज़ाम्स है तो हम पढ़ाई पे ध्यान दें। कई बार डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं बीच में, जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, कोई टीवी, कुछ ऐसे, तो हम उसे ओवरकम कैसे करें? धन्यवाद भाविका, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। स्टूडेंट लाइफ जीवन की सबसे अच्छी लाइफ होती है और जो स्टूडेंट लाइफ में बेस्ट करता है वही आगे चलकर श्रेष्ठ बनता है। परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं होती। आप एमएससी फाइनल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो तो सिर्फ एमएससी फाइनल का जो सिलेबस है वो इसी की आपकी परीक्षा है। परीक्षा के लिए कभी भी उसको बोझ ना समझें, उसको बड़े आनंद के साथ मुस्कुराते हुए परीक्षा देने जाएं और हंसते बाहर निकलें। बात रही कि मैं किस तरह से तैयारी करूं, तैयारी का मतलब यही है कि जिसका लक्ष्य होता है वो अच्छी तैयारी करता है, लक्ष्य लेकर चले। आजकल जो ये सोशल मीडिया वगैरह है, जब मैंने एक स्टूडेंट का वीडियो सुना था जो आईएएस टॉपर था, उसने ये कहा कि मैं 2 साल तक मैं सोशल मीडिया से दूर रही। मैं 2 साल तक मेरे घर वालों को ये कह दिया मेरा टारगेट है कि टॉप करना, तो उस लड़की ने टॉप किया। जब ये ठान लेता है मन में विद्यार्थी कि मुझे तो ये करना है, तो दूसरी बातें दिमाग में आएंगी नहीं, न मोबाइल की आएंगी न अन्य कोई खुराफात आएगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ओर उनका ध्यान रहेगा, तो वो बोरियत होगा ही नहीं। गुड आफ्टरनून सर, आई एम प्रियंका फ्रॉम एमएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पढ़ाई भी ज़रूरी है और वैसे ही मेरी हॉबी है डांस करना, तो मैं पढ़ाई और डांस दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करूं? आप अपना ओपिनियन बताइए सर। धन्यवाद प्रियंका। सर्वांगीण विकास में आता है खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता और शिक्षा। शिक्षा के साथ साथ जो खेलता है, जो डांस करता है, जो वाद विवाद या अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, वो हमेशा अलग दिखाई देता है। शिक्षा में हॉबीज कभी आड़े नहीं आती। जो अच्छे बच्चे होते हैं, मेरा लंबा अनुभव है कि वो खेल में भी एक्सपर्ट हैं तो बोलने भी एक्सपर्ट होते हैं, डांस में भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं और शिक्षा में भी कभी पीछे नहीं रहते, अच्छे अंक लाते हैं। और जो हॉबी अपनी पूरी करता है वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, खुश रहता है, और खुशी के साथ जो पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में भी अव्वल रहता है। इसलिए हॉबी कभी आड़े नहीं आती, हॉबी हमेशा शिक्षा का साथ देती है। वो बच्चे जो केवल पढ़ाई में ही रुचि रखते हैं उनको तो रट्टू पीर कहते हैं। जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही होते हैं जो खेल के में भाग लेते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, और जहाँ कहीं बोलने का मौका मिला तो अच्छा बोल लेते हैं, तो उनका सर्वांगीण विकास होता है, वो बड़े प्रसन्न होते रहते हैं। गुड आफ्टरनून सर, आदर्श पांडे दिस साइड। सर जैसा आपने अभी कहा हॉबीज़ से लेकर गेम्स के लेकर डांस को लेकर अदर को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर, सर ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है स्टूडेंट के लिए कि वो हर फील्ड में अच्छा करे। जैसा राइटर्स लिखते भी हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छा है तो वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा है। अगर आप कह रहे हैं तो एक तरह से आपका एक्सक्यूज़ है कि आपका एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। तो सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे स्कूल लेवल पर 12th तक एकेडमिक्स में आपके हिसाब से क्या स्टेप्स हो सकते हैं? धन्यवाद आदर्श पांडे। व्यक्ति की पहचान देखते ही होती है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। पहली पहचान हम उनके यूनिफॉर्म देखकर, उसकी पर्सनैलिटी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का, किस स्तर का व्यक्ति है, विद्यार्थी है या कोई कर्मचारी है। दूसरा, व्यक्ति का पता लग जाता है बोलते ही कि उसके विचार क्या हैं, सोच क्या है। तो जिस व्यक्ति की विचारधारा सही हो, जिस व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी हो, और अच्छा व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है, अच्छा काम करने वाला सबको अच्छा लगता है,
मुझे याद है एक बात, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से एक पत्रकार ने पूछा कि सर आपकी सफलता का क्या राज है, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ खेलते समय बॉल पर नज़र रखता हूँ, सामने कौन पर्सनैलिटी है उस पर ध्यान नहीं देता कि वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी सामने आ रही है तो पता नहीं मैं किस ढंग से खेल पाऊँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बॉल को देखता हूँ कि बॉल किस गति से आ रही है, बॉल पर खेलता हूँ। पर्सनैलिटी मायना रखती है, लेकिन जब लक्ष्य लंबा हो, लक्ष्य तय कर लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत ही उसको सफलता देती है। पर्सनैलिटी निश्चित रूप से स्कूल के लेवल पर यही है कि वो स्कूल के नियमों का पालन करे, उनके कहे अनुसार चले, स्कूल का जो भी मैनेजमेंट हो उनके अनुसार यदि स्टूडेंट चलता है तो उसकी पर्सनैलिटी अलग दिखाई देती है। Good afternoon sir, my name is Anshika from class 12th and I am from science branch. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, स्टडीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़, लेकिन हर चीज़ को करने का एक प्लान होता है, एक रूटीन होता है। सो हम क्या रूटीन फॉलो करें जिससे कि हम स्टडीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकें? बहुत अच्छा सवाल पूछा अंशिका ने। स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सर्वांगीण विकास होता है और उसमें खेल कूद के साथ साथ अच्छी शिक्षा मिलती है और उनकी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए उनको हर एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए मौका दिया जाता है। अब सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, 24 घंटे को मैनेज करना होता है कि मैं इतने बजे उठूं, उठकर दैनिक दिनचर्या के बाद घूमना खेलना वो बहुत ज़रूरी होता है सर्वांगीण विकास के लिए। पढ़ाई का समय भी तय होना चाहिए, टाइम टेबल, और जो समय के अनुसार चलता है, जो समय का पाबंद रहता है, जो सकारात्मक सोच रखता है, तो उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। वो सर्वांगीण विकास उस बच्चे का हो जाता है, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो अन्य गतिविधियों में हो, चाहे अन्य क्रियाकलापों में हो। पढ़ाई भी उनकी पूरी होती है और कभी दूसरे बच्चों से पीछे नहीं रहता है। जो हर एक्टिविटी में भाग लेता है वो हमेशा हर बच्चे से आगे ही मिलता है, ऐसा मेरा अनुभव है। गुड आफ्टरनून सर, आई एम पारस फ्रॉम 9th RPSC। सर आपने इतनी लंबी जर्नी तय की है तो आपको इसमें सबसे बड़ा सबक क्या मिला, आपसे हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद बेटा, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत सारे सबक आए हैं अभी तक, लेकिन मैं सबसे पहला आपको सबक आपसे शेयर करूंगा कि 1988 में हमने स्कूल खोला, बहुत अच्छी मेहनत के साथ सफलता मिली। 89-90 तक 1991 में हम पहली बार जिला स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बच्चों को लेकर के आए। जो पुरानी स्कूलें थी उनके सामने हमने भी वहाँ पर भाग लिया, लेकिन अन्य स्कूलों के कार्यक्रम को देखकर मुझे खुद को बड़ा महसूस हुआ कि हम बहुत पीछे हैं। उसी वक्त मैं स्टेडियम में ये प्रतिज्ञा ले गया कि अगले कार्यक्रम में जब आएंगे तो बहुत शानदार प्रस्तुति देंगे। और मैं दूसरी बार गया तो बड़ी तैयारी के साथ गया और उसके बाद कभी भी मुझे पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे कार्यक्रम एक से बढ़कर एक आगे रहे। आज भी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हमारी संस्थान का पहला, दूसरा या तीसरा में से नंबर आता ही है। लेकिन वो दिन 1991 का 15 अगस्त का दिन मैं भूल नहीं सकता, वहाँ हमारा सबसे कमज़ोर प्रदर्शन रहा। आज के विद्यांतरिक्ष के इस खास कार्यक्रम में हम लोगों ने सर के साथ में ढेर सारी बातें की, बच्चों के बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब सर ने दिए और कुछ बातें हमें भी यहाँ से सीखने को मिली। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और साथ ही हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स के साथ में आपके लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। धन्यवाद आपका FM 90 का, आप आए, हमारे बच्चों से आपने चर्चा की, मुझे भी बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा और मुझे भी कुछ आपसे सीखने को मिला। ये मेरा पहला साक्षात्कार है शिक्षा के हिसाब से। राजनीति में देता रहता हूँ बाइट तो, लेकिन ये पहली बार ऐसा मौका मिला मेरे को। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही विद्यांतरिक्ष के इस खास कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। मैं हूं आरजे कवीश आपके साथ। आप देख रहे थे कार्यक्रम विद्यांतरिक्ष। तब तक के लिए स्टे ट्यून। नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।